हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और बहुत समय बाद आप सबका इस इंटरेक्टिव वीडियो में स्वागत है। इससे पहले जो मैं वीडियोस डाल रहा था दैट्स आर ओनली स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स। सो गाइज, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का ही हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं और मैं बड़ी तसल्ली से आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली मुझे बोलना आता नहीं है। डायरेक्टली बोलता हूं मैं भाई, बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली मुझे बोलना आता नहीं है। मैं तसल्ली से किसी भी काम को करता हूँ और साथ साथ अगर आपको पसंद नहीं आ रहा हो ना, इतना स्लो मोशन और वगैरह वगैरह स्लो वगैरह लग रहा हो सब कुछ, तो आप YouTube बहुत समय से चला रहे हैं तो आप जाके YouTube में स्पीड को बढ़ा सकते हैं हमारी वीडियो की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग मजे से पढ़ेंगे ना, आराम से पढ़ेंगे, उनके लिए मैं तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को आता है, आपको बहुत जल्दी में पढ़ना है तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, वीडियो स्किप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी में पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि हमें इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। मैथ्स में हम यूपी टेट और सी टेट को शुरू करेंगे। बेसिकली देखिए, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं ना, वो एक जैसे आते हैं। ठीक है, एक जैसे ही लेवल के आते हैं। सी टेट में थोड़ा और लोअर लेवल के आ जाते हैं, यूपी टेट में थोड़े अच्छे लेवल के आ जाते हैं। लेकिन जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो एक बढ़िया लेवल का मैथ होगा। ठीक है, हमारे बेसिक लेवल का एकदम अच्छे से मैथ होगा। क्योंकि क्या होता है कि हम यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस खोजते रहते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट, हमारे साथी ऐसे हैं जो बेसिक वीडियोस खोजते रहते हैं कि सोचते हैं कि हमें यहाँ पे इस वीडियो में कुछ बारीकियां पढ़ने को मिलेंगी, ट्रिक नहीं बेसिक कंसेप्ट मिलेंगे। तो मैं भाई उन्हीं लोगों के लिए ज्यादातर वीडियोस बनाता हूं जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ट्रिक का क्या है कि आप लोग ट्रिक को याद रख भी सकते हैं और हो सकता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो आपके ऊपर प्रेशर हो और आप ट्रिक को भूल जाएं। तब हमारे पास सिर्फ क्या रह जाता है, बेसिक रह जाता है। तो हम मैथ्स पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए। हर 2-3 दिन में एक वीडियो मैं डाल दिया करूंगा। देखिए, इतनी वीआईपी सुविधा है नहीं मेरे पास, तो मैं 2-3 दिन में ही वीडियो डाल पाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत वीआईपी सुविधा हो। जो मैं वीडियोस डालूंगा वो आपको अगर अच्छी लगे तो अपने साथियों में भी शेयर करिएगा, बताइएगा लोगों को कि हाँ वाकई में सही पढ़ाया जा रहा है। अगर नहीं अच्छी लगती है तो फिर मैं कुछ कह भी नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों हाँ, एक बात और कह सकता हूँ कि कमेंट में जरूर बता दें कि नहीं अच्छी है, तो कोशिश करूंगा कि हाँ इंप्रूवमेंट लाऊं थोड़ा सा। तो दोस्तों, हम सी टेट और यूपी टेट के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं तो मैं एक रेफरेंस बुक से पढ़ाऊंगा। मतलब देखिए, कोई भी टॉपिक हम शुरू करते हैं तो हम यूं हवा में तो पढ़ने नहीं लगते हैं। कोई ना कोई हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कोई एक कंटेंट होना चाहिए कि हम कैसे क्रम से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम एक बुक से पढ़ेंगे और जब मैं थोड़ा बहुत पढ़ा दूं, आपको 1-2 चैप्टर पढ़ा दूं, तो आपको अगर लगे कि हाँ वाकई में ये वाली बुक बढ़िया है, इसमें बढ़िया मटेरियल है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगा कौन सी बुक है। और अगर आप पकड़ लें कि ये कौन सी बुक है तो आप बहुत ही जीनियस हैं क्योंकि आपने सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाली वीडियो में जो हम मैथ शुरू करने जा रहे हैं वो सबसे पहला चैप्टर है। कोर्स और सिलेबस के हिसाब से यूपी टेट और सी टेट के लिए सबसे पहला चैप्टर है आपका। देखिए, CTET की हम बात करें या फिर यूपी TET की बात करें, मैथमेटिक्स दोनों में ना एक ही लेवल का आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो BTC या BEd वाले हैं, जो DLEd वाले लोग हैं, ठीक है, आजकल तो BEd वाले भी लोग डाल रहे हैं ना प्राइमरी में फॉर्म, तो एक ही बात हुई। तो जो मैथ आता है ना प्राइमरी लेवल का, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। हमें बेसिक बेसिक चीजें पता हो तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि आप यूपी TET के मैथ को ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप में गणित को सॉल्व करने की क्षमता है तो आप यूपी TET के मैथ को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसमें सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, और आप एक मैथ सॉल्वर हैं तो यू कैन यूजली सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम्स। लेकिन सीटेट में क्या है दोस्तों, सीटेट में जो मैथ आता है, आप सबको सीटेट का पैटर्न तो पता ही होगा, 15 सब्जेक्टिव, 15 पेडागॉजिकल। तो जो शिक्षण शास्त्र है ना, वो थोड़ा सा घुमा सकता है जो मैथ का स्टूडेंट है उसको भी, क्योंकि भाई हमने जिंदगी में मैथ पढ़ा है। अभी तक जो जीवन निकला है उसमें गणित, अगर हम स्टूडेंट रहे हैं गणित को, हमने गणित पढ़ा है, लेकिन गणित का शिक्षण शास्त्र नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों, सीटेट के लिए हम गणित का शिक्षण शास्त्र भी देखेंगे, शिक्षण शास्त्र भी देखेंगे। मतलब कि NCF वगैरह वगैरह से जो उठाए गए हैं गणित के उद्देश्य, गणित कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे को कैसे समझ में आए, ये सारी चीजें। साथ साथ सीटेट में ना 15 प्रोबेबिलिटीज होती हैं।
कि 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र आएगा और 15 नंबर का आएगा आपका सॉल्व करने के लिए। तो भाई मैं आपको यही स्टार्टिंग में समझा रहा था कि सीटेट और यूपीटेट का बेसिक डिफरेंस समझ लो। इसमें शिक्षण शास्त्र के मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे या 5 से भी कम आएंगे। इसमें 25 नंबर का तो आपका सॉल्व करने के लिए आएगा। तो आप अगर गणित को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए यूपीटेट बहुत अच्छा विकल्प है। आप यूपीटेट में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं गणित में। ठीक है दोस्तों, तो आप कोशिश करें कि जो मैं पढ़ाऊं उसको पूरा देखें, बिना स्किप करे देखें। और मैं फिर से एक बार कहता हूं, अगर आपको बोरियत फील हो ना, कि आपको लगे कि थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आप स्पीड बढ़ा लें। ठीक है, वीडियो की स्पीड का जो ऑप्शन है यूट्यूब ने इसीलिए दे रखा है कि आप लोग स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को देख सकें। आपको अगर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है लेक्चर तो भाई हमारा जो आज का पहला टॉपिक रहेगा, जिसको हम यूं समझ सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा, तो आप लोग ये इतना तो समझते ही होंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर आता है मोस्टली ज्यादातर एग्जाम्स के लिए, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है वो एक कॉमन चैप्टर है। और उस चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाइयों? उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ना दोस्तों बहुत ही व्यापक चैप्टर है, बहुत ही एकदम इसका जो कवरिंग एरिया है ना, जो चीजों को टॉपिक्स को कवर करता है वो बड़ा है एकदम। बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूं। यहाँ पे नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, आप सबसे पहले देख रहे होंगे अंक एवं संख्याएं, राष्ट्रीय संख्या और अंतरराष्ट्रीय संख्याएं आएंगी उसके अंतर्गत। फिर संख्याओं के प्रकार हम लोग देखने वाले हैं, आरोही संख्याएं, अवरोही संख्याएं, ये वाले क्रम यानी देखेंगे हम लोग। अभाज्य संख्या की जांच करना। ठीक है, जब संख्याओं के प्रकार आप लोग पढ़ चुके होंगे तो आप फिर समझ जाएंगे कि अभाज्य संख्या क्या है, और उसकी जांच करना भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यानी एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स का नाम लूंगा एक एक करके तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी वीडियो हो, क्योंकि अगर कुछ टॉपिक रह जाएंगे तो मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा। ऐसा नहीं है कि हम एक ही बहुत लंबी वीडियो करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, आज के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा, जहां तक कवर हो पाए, सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अंक। ठीक है, सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? अंक। अंक क्या होता है दोस्तों? अंक क्या होता है, इसके साथ एक और चीज कवर कर लेते हैं, अंक एवं संख्याएं। दिख तो रही होगा, तो मैं चेक कर लेता हूं आपको नहीं दिख रहा है कि नहीं। अंक एवं संख्याएं दोस्तों, अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में बात करें अंक की, तो मेरे भाई 0 से लेकर 9 तक आप जो कुछ भी लिख रहे हैं ना, ये इनको हम कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक। ठीक है, इनको हम कहते हैं अंक। ठीक, अब आप कह रहे होंगे कि अंक इनको हम कहते हैं, तो भैया संख्याएं क्या है? तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, टेंशन मत लो, सारी चीजें हम लोग समझ लेंगे। इनको हम कहते हैं अंक, और इसी को मोस्टली कहा जाता है संख्यांक। संख्यांक, ठीक है, याद रखेंगे संख्यांक। कोई विशेष टॉपिक नहीं है ये, लेकिन हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हमें सारी चीजें पढ़नी है। देखिए किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं ना, उनको हम लोग अंक कहते हैं। ठीक, समझ में आई इतनी बात? उसको अंक या संख्यांक जो भी बोल लो, कोई भी संख्या है उसको आप लोग अगर लिख रहे हैं तो आप जिस लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हिंदी आपने पढ़ी है ना, हिंदी में हम आ इ ये वगैरह वगैरह लिखते हैं ना, तो ये किस लिपि में लिखे जाते हैं? देवनागरी लिपि जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे ही हम जब लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं, संख्याओं को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको हम संख्यांक बोलते हैं या फिर अंक बोलते हैं। और इन अंकों को मिला के जब आप किसी भी नंबर को पूरा, देखिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 44, तो ये नहीं है अंक, यहां इसमें 2 अंक है, लेकिन ये पूरा अंक नहीं है। यहां क्या है? ये 44 है, एक संख्या। तो इन अंकों के माध्यम से संख्याएं रिप्रेजेंट की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत छोटा सा, बहुत बारीक सा टॉपिक है, और इन सबको समझने के बाद ना हम सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे वीडियो की लास्ट तक। यानी देखिए जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा।
मैं अभी बता देता हूं, जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को बहुत बारीकी से देखें। तो दोस्तों हम अंकों की सहायता से संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहां लिख दिया 102, तो दैट इज क्या, 102 एक संख्या है, ठीक है। 44 एक संख्या है। 102 में कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। 102 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं, बारीक सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप लोग समझते हुए चलें। अब दोस्तों संख्या और अंक आप लोग समझ गए होंगे, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, दैट इज संख्याओं में हमें 2 प्रकार की संख्याएं देखनी है। और अंतरराष्ट्रीय संख्याएं, एक तो राष्ट्रीय या भारतीय बोल सकते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय संख्याएं बोल सकते हैं। दोस्तों देखिए इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, और इस फर्क को आप लोग जान लेंगे ना तो बहुत ही फायदा होगा। देखिए जब हमसे बोला जाता है कि इसको भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए, राष्ट्रीय संख्याओं को हम लोग बोलेंगे भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति। और ये तो आप समझ ही रहे होंगे, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक, क्लियर हुआ इतना। अब दोस्तों यहां पे आपको कुछ समझना है, एक एक करके उठाए ना टॉपिक को तो ज्यादा फायदा रहेगा। चलिए पहले हम देखते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति क्या है। जैसे हमसे क्वेश्चन कर देते हैं लोग कि ये संख्या लिखी है, इसमें कॉमा लगा दो भाई इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंडियन सिस्टम होता क्या है, भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति क्या होता है भाई, तो भारतीय संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने की एक पद्धति है जो हमारे भारत में ही निर्मित हुई है। और इसमें संख्याएं जैसे लिखी जाती हैं वो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने पढ़ना शुरू किया है संख्याओं को। तो इनमें संख्याएं जो लिखी जाती हैं उनमें कुछ प्रमुख स्थान होते हैं। क्या होते हैं, प्रमुख स्थान होते हैं। जैसे मैं आपको यहां से लिख के दिखाऊं भाई, इकाई, ठीक है, हमेशा राइट साइड से शुरू होगा, सीधे हाथ की तरफ से। किधर से शुरू होना है, सीधे हाथ की तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा नहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और फाइनली देखते हैं हम लोग करोड़, ठीक है। इसके बाद और भी आता है 10 करोड़। तो ये तो था हमारा जो सिस्टम है इंडियन सिस्टम। इसमें संख्याओं को लिखने के लिए जो स्थान होते हैं वो स्थान है ये सारे स्थान आपको आने चाहिए। पहली चीज तो ये है, ये सारे स्थान आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहां तक तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि आप भविष्य में जाके प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे तो बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप यूपी टेट, सी टेट कुछ भी निकालने के लिए शॉर्टकट लगा सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ाएंगे जाके तो भाई बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना। अब उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा जो सोचते हैं कि एक बार नौकरी लग जाए भाई साहब जम के कुर्सी तोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा करोगे तो भाई भविष्य आप खुद देख रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे कितना जानते हैं। कुछ एक जगह ही ऐसी होंगी जहां प्राइमरी स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा जानते होंगे, ठीक है। तो अब ये दारोमदार जो है ये आप सब पे है भाई, हम सब पे है। कहूं तो मैं भी तैयारी ही कर रहा हूं साथ साथ, हम सब पे ये दारोमदार है। तो हम लोग बेसिक नॉलेज रखेंगे तभी तो बच्चे को दे पाएंगे ना। तो ये सारे स्थान आपको आने चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर संख्याओं को लिखने का नॉर्मल सा तरीका है, आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ये ऐसे हमने लिख दिया, लो ये हमने लिख दी एक संख्या, देख रही होगी उम्मीद करता हूं आपको, ठीक है। 8 3 7 ऐसे ऐसे करके हमने ये संख्या लिख दी।
तो आप हमेशा याद रखें, यहां पे मेन चीज, जो मेन समझने की चीज है कि जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, आपको पता है या नहीं पता मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब आप सीख रहे हैं तो आप याद रखें कि आप बच्चों को बताएं कि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये तीसरे नंबर पे सैकड़ा आता है, फिर 1000 का अंक आता है, फिर 10,000 का आता है, फिर लाख का, 10 लाख का, करोड़ का, 10 करोड़ का। ऐसे आप बच्चों को बताया करें, ठीक है। जब भी आप पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ा रहे हो, अभी प्राइवेटली पढ़ा रहे हो, तो ये वाली जो चीजें हैं ये सारी आप सीख रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद एक चीज और देखते हैं हम लोग, ये तो मैंने मिटा दिए, चलो सारी चीजें मैंने मिटा दी। अब यहां से हम एक और काम करते हैं। भाई बोरिंग लग रहा हो तो स्पीड बढ़ा लेना, मैं अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि मैं स्लो उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए स्लो पढ़ा रहा हूं बहुत ही ज्यादा। अब दोस्तों जैसे हमने कोई संख्या लिख दी 3 7 8 9 6 5 7 और 5, ठीक है। हमसे बोला भाई भारतीय संख्या पद्धति के आधार पर इसमें आप कॉमा लगाइए, भारतीय संख्या पद्धति के आधार पर इसमें लगाइए कॉमा। तो दोस्तों आप याद रखेंगे लास्ट के 2 डिजिट जो है वो हमेशा एक साथ पढ़े जाते हैं, इकाई और दहाई, और उसके बाद शुरू होता है सैकड़ा, और यहीं से शुरू होता है कॉमा। तो आप पहले कॉमा लगाएंगे 3 अंक के बाद, सीधे हाथ की तरफ से राइट हैंड साइड से आप 3 अंक को छोड़ के पहला कॉमा लगाएंगे, फिर जितने भी अंक हैं सब में 2-2 कॉमा लगाते जाइए, ऐसे करके जितने भी अंक को आप बढ़ा सकते हैं आगे, ऐसे ऐसे कॉमा लगाते जाइए। पहले आप 3 में लगाएंगे, फिर 2-2 में लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि ये 3 जो है ना, ये इकाई, सॉरी इधर साइड से अगर हम करें तो सैकड़ा, दहाई, इकाई, ये इनके अंक हैं, और ये वाला स्थान पूरा 1000 का होता है, याद है ना, अभी अभी बताया था 1000 और 10,000, ये जो स्थान है पूरा 1000 का होता है। इसमें पहला डिजिट होता है 1000, ये वाला हो गया 1000, और ये वाला हो गया 10,000, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जो स्थान होता है 1000 के बाद होता है ये लाख का। किसका होता है? लाख का। पहला डिजिट हो गया लाख, और दूसरा वाला हो गया 10 लाख। है तो लाख वाला ही स्थान, इसलिए मैं कह रहा हूं ये 2-2 स्थान पे कॉमा लगाएंगे, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है, ठीक है। यहां पे आए तो करोड़, और ऐसे ही ये वाला पहला करोड़ का और ये 10 करोड़ का। तो ये एकदम सिंपल सा तरीका है इनको याद रखने का। पहले 3 के बाद आप कॉमा लगाना शुरू करेंगे, फिर हर देखो पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगा दिया, फिर याद रखें अगर इंडियन सिस्टम है तो 10-10 अंकों के बाद कॉमा। क्या बोल दिया भाई? इंडियन सिस्टम है तो 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगेगा। कितने अंकों के बाद? 2-2 अंकों के बाद लगेगा कॉमा। और पहले 3 अंक में सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक निकाल दिए हमने। फिर जो दोनों अंक आ रहे हैं वो आएंगे 1000 के, उसमें पहला होगा 1000, दूसरा होगा 10,000। फिर जो 2 आएंगे वो होंगे लाख के, उसमें पहला होगा लाख, दूसरा होगा 10 लाख। ऐसे ही करोड़ वाले में होता है, ठीक है दोस्तों। अब आप लिखने का भी तरीका समझ गए होंगे कि अगर इनको बोला जाए कि शब्दों में लिखो, अगर बोला जाए कि शब्दों में लिखो, तो आप बड़ी आसानी से फिर भारतीय संख्या पद्धति में शब्दों में लिख सकते हैं। देखो दोस्तों ये बात कभी मत भूलना कि जब भी शब्दों में लिखने के लिए दिया जाए तो आप हमेशा कॉमा को लगा लें। अगर संख्या में कॉमा नहीं लगाए तो कॉमा को लगा लें, बहुत फायदा होता है उससे। देखो कैसे लिखा हुआ है 3 7 9 0 8 6। हमसे बोला कि इसको भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम शुरू कर देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप 3 छोड़ के कॉमा लगाएं, ये तीनों निकल गए, फिर 1000 का, फिर लाख का। और लाख में पहला ही अंक हमें मिल गया, लाख में 2 अंक तो यहाँ है ही नहीं, तो 10 लाख तो होगा ही नहीं, तो पहला ही अंक हमें मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 लाख। क्या लिखेंगे? 3 लाख। अब ये दोनों अंक किसके हैं? 1000 के हैं भैया। किसके? 1000 के। तो याद रखो दोनों अंक 1000 के हैं, तो ये वाला 1000 का, ये वाला 10,000 का। और इन दोनों जब दोनों लिखे हो अंक तो मिला के पढ़ा जाता है। तो 7 और 9 मिला के पढ़ो, 79 हो गया। कितना हो गया? 79,000। और लास्ट में देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ 0 है, 0 नहीं होता, मान लो यहाँ 1 होता तो हम सीधा लिख देते 186। क्या लिख देते? 186। मान लो यहां 0 होता, तब आप क्या लिखते? तो भैया मेरे सैकड़े का स्थान है ही नहीं, सैकड़े पे लिखा हुआ है 0, तो हम सैकड़े को इंक्लूड ही नहीं करते। हम सीधा क्या लिखेंगे? 3,79,086। सीधा क्या लिखेंगे? 86 लिखेंगे, क्योंकि सैकड़े का स्थान है ही नहीं। यही तो चीजें सीखने वाली होती हैं। 0 मिल जाए ना
तो वहां कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और आप तो इतने बड़े हैं, खैर बिल्कुल बच्चे तो है नहीं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं जीरो को लेकर। तो यही मेरा कहना है भाई, थोड़ा सा कायदे से पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे भाई। जैसे ये लिखा हुआ है और एक और जीरो लगा लेते हैं बीच में। अब इसको हमें लिखना है शब्दों में, भारतीय संख्या पद्धति के अनुरूप शब्दों में लिखना है, ये याद रखना। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं भारतीय संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कॉमा लगा के सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें इसका, सबसे पहले आप ये काम कीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। देखिए दोस्तों, हम यहां पर वीडियो को छोटा बिल्कुल ही नहीं करने वाले हैं और हम एकदम तसल्ली से पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो के साथ जुड़े रहिए हैं, एक एक टॉपिक को आराम से बारीकी से समझेंगे भाई। अब हम लगाते हैं कॉमा, तो एक, देखिए 3 अंकों को छोड़ा तो पहला कॉमा आ गया, फिर 2 अंकों को छोड़ा तो यहाँ पे कॉमा आ गया, फिर इन 2 अंकों को छोड़ा तो यहाँ पे कॉमा आ गया। अब भाई ये वाले होते हैं कौन से, ये 3 अंक छोड़ दो, वो तो क्या है, वो इकाई दहाई सैकड़े के 3 अंक है। फिर यहाँ आता है 1000, तो ये हमें एक साथ लेना है, ठीक है, 96,000। ये वाला एक साथ लेना है, किसमें, लाख में। तो भाई यहाँ तो जीरो है, यहाँ तो जीरो है, तो 07 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 7 ही तो हुआ, तो ये 7 लाख है। और यहां देखो, यहां क्या आएगा, यहां आएगा करोड़। तो भाई एक बात बताएं आप लोग, क्या हम 1 करोड़ लिखेंगे या 10 करोड़ लिखेंगे? भाई इस बार 1 इधर है, 0 उधर है, तो ये संख्या है 10, तो यहां है 10 करोड़। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 10 करोड़ 7 लाख 10 करोड़ 7 लाख 96,709। 10 करोड़ 7,96,709 ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है। चलो बढ़िया है, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल संख्या पद्धति जो है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, उसको, क्योंकि हम लोग सारी चीजें समझेंगे, बेसिक से समझेंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा, फायदा होगा, बढ़िया लगेगा। मेरे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, हम लोग देखने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो अंकों के स्थान होते हैं उनको थोड़ा सा अलग पढ़ा जाता है। देखो कैसे, ये बहुत अच्छे से समझना, बारीक से समझना। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला स्थान आएगा वो आपका आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। पहले प्लेस पे ये 3 ऐसे ही आएंगे जैसे उसमें हुआ करते थे। उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पे जो आएगा 3 डिजिट आएंगे, और वो किसके होंगे, याद रखिएगा, वो होंगे 1000 के। कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे, और वो होंगे 1000 के। मैं लिखना बताऊंगा, एकदम कायदे से याद रखना। और यहां भी इकाई, दहाई, सैकड़ा चलेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है वंस प्लेस, इसको बोला जाता है टेंस प्लेस, इसको बोला जाता है 100 प्लेस, ठीक है। 1000 वाला है, इसमें भी 3 होंगे डिजिट, ठीक है। इसके बाद भी 3 आएंगे, मिलियन, और इसके बाद भी दोस्तों 3 आएंगे, बिलियन। समझ रहे हो, थोड़ा सा इस बात को थोड़ा कायदे से समझो कि पहले तो 3 वही होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद अगले 3 अंक, अगले 3 अंक 1000 वाले होंगे। इंडियन सिस्टम में कैसे थे, अगले 2 अंक 1000 वाले थे। फिर उसके बाद अगले 3 अंक मिलियन वाले होंगे, जो कि इंडियन सिस्टम में भी अगले 2 अंक थे लाख के, ठीक है, 3 नहीं थे। थोड़ा सा यही डिफरेंस है, यही बदल जाता है सिस्टम। बिलियन वाले में भी 3 होंगे। अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ 3 अंक हैं, तो पहले 3 के बाद कॉमा आएगा, फिर अगले 3 के बाद कॉमा आएगा, फिर अगले 3 के बाद कॉमा आएगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम में आप लोग कॉमा लगाना एकदम याद रखें कि 3 संख्याओं की गैप पे कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, 3, 6, 8,
9, ये ऐसे करके हम कोई एक नंबर लिख लेते हैं। आप लोग सोच रहे हैं बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ये नंबर बहुत छोटा सा लगेगा आपको। देखो आपने यहाँ कॉमा लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, आप पहुंचे कहां तक? ये तो वही पहले 3 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद आप पहुंचे 1000 पे। कहां पहुंचे? 1000 पे पहुंचे। उसके बाद आप पहुंचे मिलियन पे। उसके बाद आप पहुंचे कहां? बिलियन पे। तो आप बिलियन तक ही तो आए हैं। आप कहां तक आए हैं? बिलियन तक आए हैं। लेकिन अंक कितने हो गए? अंक हो गए हमारे पास 12। अंक कितने हो गए? 12 अंक हो गए। टेंशन मतलब मैं आपको अभी कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि कैसे हम बोलते हैं कि 10 लाख में 1 मिलियन होता है। बहुत आसान सा कंपैरिजन है, ठीक है। 10 लाख में 1 मिलियन होता है, और आप रट्टा नहीं मारेंगे, वो आप कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है वहां पे, ठीक है दोस्तों। आप देखो यहाँ पे 273 जो लिखा है वो 3 अंक, फिर उसके बाद 673 लिखा है वो 3 अंक। ऐसे 3-3 अंकों की गैप पे हमने लगाया कॉमा। अब लिखने का और पढ़ने का तरीका देख लेते हैं। वही जो लिखेंगे वही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो लिखते कैसे हैं, मेन चीज सबसे ज्यादा फोकस करना है, लिखते कैसे हैं। तो लिखते ऐसे हैं, आपने सबसे पहले इन तीनों को उठाया। अभी जब मैं ये लिख रहा था, मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा इसमें भी आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा इसमें भी आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा इसमें भी आएगा। तो जब हम इनको लिखेंगे तो ये 3 आप अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे 367, इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे हम 367। पढ़ लिया। अब ये किस प्लेस पे है वो प्लेस लिख दो। 367 बिलियन। क्लियर? ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल भूलना नहीं। इसके बाद इन 3 को लिखो। 897, 897 क्या? मिलियन। 897 मिलियन। फिर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे फिर ये वाला 6, बार बार गणित में क्यों बन रहा है भाई? 673, 673,000। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसा नंबर हुआ 673,000? ना भाई, 673 तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसका प्लेस लिखा जाता है, जिस स्थान पर ये है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो बचा है उसको सिंपल ऐसे ही लिख दो। कैसे? 273, 273 ये रहा। एक बार और समझा देता हूं, आराम से समझ लो। सबसे पहले जो लिखा है ना ये 3 अंक, इनको लिखो यहां पर, फिर इनका प्लेस लिख दो। फिर इन 3 अंक को लिखो, फिर इनका प्लेस लिख दो। फिर इन 3 अंक को लिखो और इनका प्लेस लिख दो, स्थान लिख दो कि ये 3 अंक कौन से स्थान पे है? 1000वें स्थान पे है। तो भैया हमने लिख दिया 673,000। 673,000 इसमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 673,000 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में लिख के, थोड़ा सा इंग्लिश में आपको पढ़ के बता देता हूं मैं, ठीक है। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, इसलिए यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ेंगे कैसे इंग्लिश में इसको। 367 बिलियन, 897 मिलियन, 673,273, ये पूरा नंबर इंग्लिश में ऐसे पढ़ा जाएगा। ओके दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं आपको कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। बाकी आप 1-2 क्वेश्चन खुद से लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं लगाने के लिए दे देता हूं आपको, इनको सॉल्व करो। एक ये क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। और एक इसमें भाई कॉमा लगा के इसको लिखना है आपको, मिलियन विलियन वाले, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। इनको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर दो, ठीक है। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति भी समाप्त होती है। अच्छा, यहाँ कंपैरिजन बता रहा था मैं आप लोगों को, तो कंपैरिजन कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा देख लो। देखो, कंपैरिजन करने के लिए मैं चार्ट को थोड़ा सा खोल के लिखता हूं, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखता हूं, ठीक है। और कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्थान जो है और कौन सा नंबर किस नंबर के बराबर होगा इंटरनेशनल का इंडियन सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, लिखते हैं यहां पे थोड़ा सा। देखो, इकाई थोड़ा सा शॉर्टकट में डाल देता हूं ताकि बन जाए पूरा, है बनेगा नहीं बोर्ड पे वरना। इंडियन सिस्टम में पहले लिख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़,
ठीक है, ये लिख दिया हमने इंडियन सिस्टम में। किसमें लिख दिया? इंडियन सिस्टम में। दोनों का वही होगा, फिर भी इसको मैं इंटरनेशनल लिखे दे रहा हूं, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, इसको लिखते हैं, जस्ट इनके नीचे ही लिखेंगे इकाई, ठीक है, दहाई, सैकड़ा, फिर अब यहां से थोड़ा सा दिक्कतें आने वाली हैं, हजार। अब भैया एक बात सोचो, मैंने आपको बताया था हजार, और हजार में कितने, हजार में बताए थे मैंने 3 डिजिट, कितने? 3। तो पहला तो ये हजार का हो गया, फिर 10,000 का हो गया, और फिर लाख वाला हो गया, यहां याद रखना। अब हमने बताया था आपको लाख, तो लाख में कितने डिजिट? 3 डिजिट, ठीक है। लाख वाला तो निकल गया, 10 लाख, ठीक है, यहां लाख नहीं बताया था, सॉरी मिलियन बताया था, मिलियन। तो आ गया 10 लाख, फिर करोड़ और 10 करोड़। तो दोस्तों मिलियन तक भारतीय संख्याएं समेट गई, बिलियन का तो नंबर ही नहीं आया। अब देखो कंपेयर कैसे करोगे, ये छोटा सा चार्ट है जो आपको हेल्प करेगा कंपेयर करने के लिए। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा तक सब कुछ बराबर है, हजार भी वही आएगा, ठीक है, हजार भी वही आएगा, 10,000 भी वही आएगा, 10,000 भी वही आएगा। लेकिन जब 1 लाख की बात आएगी ना, तो वहां 100,000 आएगा। 1 लाख की बात आएगी तो वहां 100,000 आएगा। देखो ये होता कैसे है, यहां भी थोड़ा सा समझा दूं। अगर हम इंटरनेशनल में लिख रहे हैं तो यहां हजार इस बॉक्स में, इस बॉक्स में 10,000, और इस बॉक्स में 100,000। इस बॉक्स में क्या आएगा? 100,000। थोड़ा सा आप कॉपी पेन लेके बैठे, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से बनाते चले। देखो जब लाख लिखेंगे तो लाख जो है इंटरनेशनल में आ पाएगा 100,000 में। आप खुद समझ सकते हैं 100,000 कैसे हो गया। 100,000 ऐसे हो गया भाई, देखो मैंने ये नंबर लिख दिया। अब ये क्या है, अगर इंटरनेशनल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे यहीं तो कॉमा लगाओगे, फिर यहां से देखो ये पूरा 1000 का स्थान हो गया, 1000 का हो गया, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 132,000, मतलब पूरा क्या पढ़ेंगे 132, 132 ऐसे ही तो पढ़ेंगे। और लास्ट में इसका प्लेस लिख देंगे क्या 1000, और लास्ट वाला तो वही है क्या 736। तो भाई अब इसको इंडियन सिस्टम में देखो, इंडियन नेशनल नहीं, इंडियन सिस्टम में, तो वहां 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा आता है, तो यहां लग जाएगा कॉमा। अब दोस्तों यहां देखो ध्यान से, तो ये 1000 का स्थान है, सिर्फ ये 2, ये किसका है, ये लाख का है, ये किसका है, लाख का है। और देखो ये इंटरनेशनल वाले में कितने का था, 100,000 का था स्थान, 100,000 का। तो 1 लाख बराबर होता है 100,000 के, समझ गए। इसी तरह देखो 10 लाख कहां आ रहा है, 10 लाख आ रहा है मिलियन में, कहां, मिलियन के पहले स्थान पर, यानी 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन के। 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन के। देखो 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 3 बॉक्स है ना, तो आप ऐसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा करके पढ़ो ना, सिंपल सा है। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन के, 10 करोड़ बराबर होता है, सॉरी 1 करोड़ बराबर होता है कितना, 10 मिलियन के, और 10 करोड़ बराबर होता है 100 मिलियन के। तो इजीली आप कंपैरिजन कर सकते हैं। क्वेश्चन में कंपैरिजन पे एक आध टॉपिक आ जाते हैं, मतलब कि जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें एक आध क्वेश्चन आ जाता है कंपैरिजन पे, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि 10 लाख या 1 मिलियन में कितना लाख होता है, 10 लाख वाला क्वेश्चन ज्यादातर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या पद्धति और संख्याओं को लिखने का जो तरीका था वो हुआ समाप्त। अब आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो अब दोस्तों जो हमारा टॉपिक है अगला, संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा अगला टॉपिक है वह है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं के प्रकार। तो दोस्तों संख्याओं के प्रकार निकालना बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी। बेसिकली अगर देखा जाए तो संख्याएं जो हैं, यानी जिनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। हाँ एक चीज और, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि संख्याओं को कई तरीके से वर्गीकृत किया गया है। वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक तो होती है परमेय,
और एक होती है अपरिमेय। एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। तो दोस्तों यहां पे आपका काम है कॉपी पेन लेके बैठ के लिखना। सबसे पहले आप ये चार्ट ऐसे बना लें और फिर परिमेय संख्याओं में जो परिभाषा आप लोग लिखने वाले हैं, वैसे रट्टा कोई नहीं मारना है, आपको इन शॉर्ट में समझा देता हूं। संख्याएं जिनको हम P/Q यानी जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकें, अपनी मर्जी से भी लिख सकें, जहां Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है Q 0 ना हो, यानी नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई नीचे वाला नंबर 0 हो गया मतलब कि आप 0 से भाग कर रहे हैं किसी संख्या में, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं होता है। तो नीचे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते। तो वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q 0 ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया 2, ये 2 है, आप इसको 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से पढ़ा है कि जब किसी के बटे में कुछ ना हो तो 1 लगा दो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये परिमेय संख्या है। अगर कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है ऑलरेडी 3/4, तो ये तो खुद ब खुद P/Q के रूप में लिखी हुई है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ओके। और दोस्तों परिमेय संख्याओं में और भी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि भाई अगर किसी संख्या को ऐसे लिखा है उन्होंने कि वो उसके वर्ग के रूप में लिखी हुई है, जैसे वर्गमूल लगा के हमने लिख दिया 4। अब 4 का वर्गमूल जो है वो आप निकाल सकते हैं, कितना होता है? 2 होता है, और 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं। तो √4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है भाई। कैसी संख्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, देखो याद रखना इस वाले पॉइंट को, ये क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि उन्होंने लिख दिया √16, आप कहेंगे यार रूट वाली संख्याएं तो परिमेय होती ही नहीं है। भाई जिनका रूट निकल आए वो सारी संख्याएं परिमेय होती हैं, जिनका घनमूल भी निकल आए, देखिए जितनी भी पावर हो वो सारी पावर निकल आए। करड़ी और घातांक मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, तो उसके अनुरूप आप निकाल भी सकते हैं चीजों को। तो जिसमें पावर निकल आए, ठीक है, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सपोज दैट मैंने यहां लिख दिया 4, कितना लिख दिया? 4, यानी ये 4th रूट निकालना है, किसका? 16 का। 16 का चौथा मूल निकालना है। तो कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व, मैं आपको बता चुका हूं। इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ 4 घात लगी है अगर रूट के बाहर, तो हम 4 का एक जोड़ा बनाएंगे पूरे 4 का, और इसको बाहर निकाल लेंगे। तो कितना निकला? 2। अगेन 2 निकला, और 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो भाई ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्याएं तो क्लियर हो गई होंगी, परिमेय संख्याएं क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब मेरे भाई बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याएं की। बात किनकी करें? अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं। तो भाई वे संख्याएं, इसको भी आप लिख लो, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, द नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, वो संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। नोट डाल के लिख लो, सभी अभाज्य संख्याओं की जो करड़ी होती है, सभी अभाज्य संख्याओं की करड़ी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याओं की करड़ी मतलब ये रूट, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो 4th रूट हो, चाहे वो 5th रूट हो, लेकिन सभी अभाज्य संख्याओं का जो रूट होगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। मैंने लिख दिया रूट में 2। भैया आप वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या 2 का? नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते, पॉइंट में आंसर आएगा। तो जब आप √2 का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते तो इट कैन नॉट बी रिटन एज P/Q। तो ये संख्या हो गई कैसी? अपरिमेय। कैसी हो गई? अपरिमेय। ठीक है, √3, √5 सभी अभाज्य संख्याएं अगर लिखी है करड़ी के अंतर्गत, अभी मैं अभाज्य भी बता दूंगा। ठीक है, अभाज्य जो विभाजित नहीं होती है किसी भी नंबर से, सिर्फ अपने आप से होती हैं और 1 से होती हैं, 1। ठीक है, तो दोस्तों सभी अभाज्य संख्याओं का करड़ी जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। अब दोस्तों ये तो मुख्य बंटवारा था। अब इस मुख्य बंटवारा के अंतर्गत भी कुछ और बंटवारे हैं। वास्तविक संख्या समझ गए ना? वास्तविक संख्याओं को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक परिमेय और एक अपरिमेय।
अब भाई परिमेय संख्याओं में अगर देखा जाए, परिमेय संख्याओं में, किसमें, परिमेय संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं आती हैं। तो हम लोग शुरुआत कहां से करें, हम लोग शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं, तो भैया इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं की जो परिभाषा है ना, बहुत ही सरल है। तो परिभाषा तो आपको याद ही नहीं रखनी, आपको ये याद रखना है कि गणना करने की या गिनती करने वाली जो संख्या है वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। आप लोग कैसे गिनेंगे किसी को भी, आपके स्टूडेंट जो मतलब सहपाठी वगैरह जो है वो क्लास में बैठे हुए, आप कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 गिनते हैं ना। तो जब आप ऐसे करके गिनते हैं तो आप जिन संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ठीक है, 1 से शुरू होती है अनंत तक। दूसरा दोस्तों हमारा जो नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं दोस्तों, पूर्ण संख्याओं में क्या है, पूर्ण संख्याओं को सबसे पहले तो इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। और दोस्तों होल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप 0 और लगा दें तो ये संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। ये संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। यही एक बात आ गई और एक क्वेश्चन आ गया समझने के लिए जो ज्यादातर पूछा जा सकता है सत्य असत्य वाले कथनों में। क्या कि आपसे कह दिया गया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो भैया देख लो, यहां से यहां तक की चीज उठा के पूरी रख दी है। तो सही बात है ना, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। हाँ भाई सही है, बिल्कुल सही है। अगर आपसे कह दिया कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो ये बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि यहाँ ये वाले नंबर तो आ रहे हैं लेकिन 0 नहीं आ रहा है। कि जब 0 दिया मेरे भारत ने, गाना नहीं आता मुझको गाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 0 है वो पूर्ण संख्याओं में इंक्लूड है, इसलिए सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्याएं जो है वो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 अनंत तक सारे नंबर आ रहे हैं 0 को मिला के। तो दोस्तों ये दोनों संख्याएं आपको समझ आ गई होंगी। अब दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक जो है संख्याओं में, अगला जो प्रकार है वो हम लोग देखेंगे पूर्णांक का। किसका देखेंगे, पूर्णांक का। दोस्तों हमारा जो अगला प्रकार है पूर्णांक, ये बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर में भी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप तब में अब में थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि तब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाना शुरू किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर हूं। तो पूर्णांक जो है हमारे पास, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। और सभी संख्याएं चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो पूर्णांक बोली जाती हैं, ठीक है। सभी संख्याएं पूर्णांक बोली जाती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक मिला के। जैसे दोस्तों देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो मेरे राइट साइड में जो संख्याएं होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। अगर यहाँ 0 है तो 0 के राइट वाली संख्याएं कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी और आगे की ओर बढ़ रही होंगी, ठीक, क्लियर। और जितनी भी संख्याएं लेफ्ट में होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी, और वो बढ़ नहीं रही हैं, माइनस में नंबर घटता जा रहा है। माइनस में संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही अपने आगे वाली से छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, ये -4 जो है -3 से छोटा है, ना कि आप सोचो कि बड़ा है। तो ऐसे आप समझ गए ना, ऐसे भी ये इधर जाएंगी माइनस इनफाइनाइट की तरफ और ये इधर जाएंगी प्लस इनफाइनाइट की तरफ। तो ऐसे तो हमारे इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक। अब दोस्तों हाल के हाल इसी में हम समझ लेते हैं कि यहाँ -1 से इधर की जो संख्याएं आपको दिख रही हैं इनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋण पूर्णांक, जेड निगेटिव। और यहां से यहां तक बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी जेड पॉजिटिव। शून्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। शून्य ना तो ऋण पूर्णांक है, बता चुका हूं पहले भी ये बात, ना ही धन पूर्णांक। शून्य ना तो ऋण पूर्णांक है और ना ही धन पूर्णांक। तो इतना क्लियर हुआ दोस्तों आप लोगों को, चलो अच्छी बात है, इतना तो क्लियर हो गया। पूर्णांक समझ गए हम लोग, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक सब कुछ समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। क्या रह गया,
अब आते हैं थोड़ा सा भाज्य अभाज्य सम विषम, ये संख्याएं और बाकी है ना अभी। तो पहले हम लोग सम और विषम को समझ लेते हैं। सम और विषम की जो परिभाषा बता रहा हूं ना उसी को याद रखना। सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। एकदम क्लियर परिभाषा है। कोई भी संख्या हम लिख रहे हैं, अगर उसमें 2 का भाग चला जा रहा है, अगर उसमें 2 का भाग चला जा रहा है दोस्तों, तो वह संख्या होगी कैसी? सम होगी। 64 लिखा मैंने और 2 का भाग दिया तो 32 बार में पूरा पूरा भाग चला गया, कुछ भी नहीं बचा, तो यह संख्या कैसी है? 64 सम संख्या है, ठीक है। आप लोग कहेंगे सर अगर बड़ा नंबर आ गया तो हम लोग चेक कैसे करेंगे? तो उसी का तो तरीका बता रहा हूं भाई, उसी का तरीका देखो, उसका तरीका एकदम छोटा सा तरीका, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा जवान फिसल जाती है भाई, गर्मी है। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 अंकों पर समाप्त होने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। लिख लो आप लोग, मैं अभी बता दे रहा हूं, ये सारी चीज लिख लेना, ठीक है। अगला देखो विषम संख्याएं, दोनों में कंपेयर करोगे समझ में आ जाएगा। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, भाई वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अभी हम 72 में भाग दे रहे थे, अब हम 73 में करके देख लेते हैं। 2 3 6 और यहाँ पे आपका अभी हम 64 में दे रहे थे, सॉरी भूल गया मैं। यहाँ बचा 1, यहाँ 13, 2 6 12, ये आ गया 1, यहाँ रिमाइंडर 1 आया। देखिए जब भी शेषफल बचता है तो सीधा सा मतलब हुआ संख्याएं पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही है। तो इसलिए दोस्तों ये जो संख्या है ना 73, ये पूरी पूरी विभाजित नहीं हुई है और ये विषम है। 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो तो संख्या होगी विषम। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है वो आप लोग खुद लिखेंगे। इनके अलावा जो बचे हुए अंक हैं उन अंकों पर समाप्त होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है, क्लियर। 1 3 5 7 9 इन पर समाप्त होने वाली संख्याएं जो होंगी वो विषम संख्या होंगी। अब देख लो आराम से कैसे भी बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए, आप ऐसे ही देख के बता दोगे ये किस पे समाप्त हो रही है? 3 पे समाप्त हो रही है, विषम है। किस पे समाप्त हो रही है? 0 पे समाप्त हो रही है। अरे आपने तो याद कर रखा था 0 पे समाप्त होगी तो सम होगी, ठीक है। अब डिवाइड थोड़ी करना है, अब तो इजीली देख के बताना है, ठीक। किस पे समाप्त हो रही है? 9 पे समाप्त हो रही है, तो भैया कैसी है? विषम है। समझ गए ना? हो गया क्लियर? चलो अच्छी बात है। अब जो हमारी जो संख्याएं हैं वो आपकी जीवन में बौखलाहट पैदा कर देंगी। देखो दोस्तों, अब जो हमारी संख्याएं हैं, जैसे कि अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। ये मार्कर बहुत बेकार है, इसकी वजह से आपको पीछे ना ग्रीन ग्रीन कलर का प्रिंट दिख रहा होगा। मैं मार्कर चेंज कर दूंगा। ये जो हरे रंग आ रहा है ना, ये वीडियो की थोड़ी क्वालिटी को खराब कर देता है। व्यवस्था वैसे ही मैं आपको बता चुका हूं कि इतनी बेटर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भाज्य संख्याएं हैं हमारी, अब इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। भाज्य संख्याओं को मतलब हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो दोस्तों वे सभी संख्याएं, देखो इसकी आप इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अच्छा मैं दोनों लिख लूं एक साथ। यहाँ पे थोड़ा सा अभाज्य पहले बताना पड़ेगा आप लोगों को, तभी समझ में आएगा। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर की परिभाषा यह है कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। क्या हों? 2 गुणनखंड। जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, और उन 2 गुणनखंडों में कौन आएगा? एक तो आएगा 1 यानी 1, और एक आएगा संख्या स्वयं।
संख्या स्वयं। ठीक है, ये दो ये दो गुणनखंड जिनके होंगे वही संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। और केवल सबका मतलब समझते हो ना, दो से कम और दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, केवल दो गुणनखंड होने चाहिए। दो से ना कम हो ना ज्यादा हो, केवल दो गुणनखंड। क्लियर? भाज्य संख्याएं देख लो। ये मैंने जो हेडिंग लिखी थी ना उसका मतलब देख लो, मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, कम नहीं होने चाहिए, दो से ज्यादा, दो भी नहीं, दो से ज्यादा ही होने चाहिए। मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ओके, क्लियर हो गया होगा। बहुत ज्यादा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। जिनके केवल दो गुणनखंड हो वे अभाज्य संख्याएं, और जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो वे भाज्य संख्याएं। अब इसको हम जनरल वे में सामान्य तरीके से कैसे समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से डिवाइड हो जाएं और एक से डिवाइड हो जाएं। एग्जाम्पल 11 में तुम भाग कर करके देख लो, किसी से डिवाइड नहीं होगी सिवाय किन दोनों के, 1 और 11। इन दोनों के अलावा और किसी से डिवाइड करके दिखा दो, मान जाऊं आपको कि आप जीनियस हो, आपने मैथ बदल दिया पूरा। ठीक है, तो ऐसे 11 और 2 1 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड होगी। तो मैंने क्या बोला, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, इसका यही मीनिंग हुआ इसके दो गुणनखंड हो, सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा घुमाते हैं आपको। अभाज्य संख्या 1, तो भैया बताओ क्या ये एक अभाज्य है या भाज्य है? ये 1 से डिवाइड हो रहा है, एक जो है 1 से डिवाइड हो रहा है, और किसी से डिवाइड हो रहा है। कोशिश कर लो, ताकत आ रही है? नहीं आ रही। देखो, ये एक जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और इसका सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड होगा। और मैंने आपको इन दोनों संख्याओं में एक चीज बताई है कि इसके केवल दो गुणनखंड हो और इसके दो से ज्यादा हो, कम नहीं। कम वाले हमने एक गुणनखंड की तो बात ही नहीं की है कि किसी का एक गुणनखंड हो। तो भैया एक का तो सिर्फ एक गुणनखंड होता है। तो अब आप समझे कि क्वेश्चन कहां से बनेगा, समझ गए होगे। क्वेश्चन बनेगा कि एक जो है, जैसे कुछ कथन दिए गए सत्य असत्य वाले, तो कह दिया गया कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ये बात तो एकदम सत्य है। और उन्होंने इसको बदल के लिख दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो ना, बिल्कुल ना मुन्ना, क्योंकि एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो एक को आप कहीं भी काउंट नहीं कर रहे, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। जैसे पिछले वाले हमने उसमें बताया था कि पूर्णांक में 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 4 की। तो 4 कैसी है, 4 भाज्य है या अभाज्य? 4 में किसका किसका भाग जा रहा है देख लो, गुणनखंड काटने हैं ना। गुणनखंड वही संख्या होती है जिनका डिवाइड चला जाए। 1 का तो जाएगा ही जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। तो इसके देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। आपने तुरंत लिख दिया कैसी है, भाज्य। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वाकई में समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। ज्यादा से ज्यादा लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें भी। आप ही लोग हो जो कुछ हो करता धरता, ठीक है। आप ही बोलेंगे तभी काम चलेगा। आप देखने के लिए बोलेंगे, शेयर करेंगे तभी तो लोग देखेंगे। बिना देखे थोड़ी कोई आ जाएगा। जब तक देखेंगे नहीं तब तक कैसे आएगा। आप सबको पता है कि YouTube जो है वीडियो को स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आप लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब तक देखेंगे नहीं, कमेंट्स नहीं करेंगे, वीडियो रिकमेंड नहीं होगी। वीडियो रिकमेंड नहीं होगी तो थोड़ा सा डिमोटिवेट, ठीक है। दोस्तों हमने संख्याओं के प्रकार भी समझ लिए। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, इसको भी जान लेते हैं। सह अभाज्य संख्याएं। क्या? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो मेरे भाई इसका सरल सा थोड़ा तरीका है, आप लोग याद रखिएगा।
कि वे सभी संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, वे सभी संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि उनके बीच में HCF जो है ना, मासापा 1 होना चाहिए। देखो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक तो कॉमन होता ही, क्योंकि एक सबका गुणनखंड है। तो वे सभी संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, उससे अभाज्य संख्याएं कहलाती। ठीक है, हम ऐसी दो प्राकृतिक संख्याओं को लेंगे, जैसे कि कोई भी दोस्त, जैसे आपसे कह दिया जाए, देखो सिंपल सा है, इसको समझने का आसान सा तरीका है कि मैंने बोला कि क्या बताइए 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो आप चेक करेंगे कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है। आपने बोला इनमें कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये कैसी संख्या है? ये सहअभाज्य संख्या है। तो ये आपको याद रखना है। हमने बोला भाई क्या बताइए 5 और 9 सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो आपने बोला यस सहअभाज्य संख्या है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। मैंने बोला क्या बताइए 4 और 8 सहअभाज्य संख्याएं हैं, आपने बोला यस इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सहअभाज्य संख्या है। अरे भाई यहाँ आपने गलत बोल दिया। यहाँ आप ये कैसे बोल गए कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है? बिल्कुल कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है? 4 ही दोनों में कॉमन आ रहा है। देख लो 4 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 4 है। तो भाई ये तो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, ये है, ये है। समझ गए ना? एक छोटा सा सरल सा टॉपिक था, इतना क्लियर हुआ। अब दोस्तों बात आती है पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या की। परवर्ती, इसको हम उत्तरवर्ती भी बोलते हैं, पूर्ववर्ती को अनुवर्ती भी बोलते हैं। देखो दोस्तों, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिसेशर। अब देखो लोगों में होती है कंफ्यूजन, कहीं अनुवर्ती उन्होंने इसका दूसरा नाम दे दिया, उसका दूसरा नाम दे दिया, फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं। आपको पता क्या सोचना है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का जैसे ही क्वेश्चन आता है, परिवर्ती वाला, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, किसी का भी क्वेश्चन आता है, आप सीधा गए इंग्लिश वाले सेक्शन में जहां पेपर की इंग्लिश लिखी होती है। ठीक है, आपने इंग्लिश वाले सेक्शन में यानी उस क्वेश्चन की इंग्लिश देखी और आपने लिखा देखा प्रेडिसेशर। देखो इंग्लिश मेरी बहुत घटिया है भाई, स्पेलिंग में देखते ही बताऊंगा। ठीक है, प्रेडिसेशर, आपने लिखा देखा प्रेडिसेशर, तो आपको सीधा सीधा -1 करना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वो हम हटा देंगे एकदम से। प्रेडिसेशर आपने इंग्लिश में देखा, प्रेडिसेशर -1। ठीक है, और जैसे ही आपने देखा परवर्ती, आप फिर से कंफ्यूजन में पड़ गए। तो आप देखेंगे सक्सेसर। सक्सेसर आपने देखा सक्सेसर, आपने +1 कर देना है तुरंत से। आपसे पूछा गया भाई 7 का प्रेडिसेसर बताओ, तो क्या हो गया? -1 कर दिया 6। आपसे पूछा गया 8 का सक्सेसर बताओ, तो क्या कर दिया? +1 कर दिया, कितना आ गया? 9। तो इतना इजी है, इतना इजी कंसेप्ट है इसका। बस हम पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, परिवर्ती, उत्तरवर्ती, इन सब में कंफ्यूज रहते हैं। अगर एक बार हम इंग्लिश उठा के देख लेना तो हमें कभी भूलेंगे नहीं इसको। प्रेडिसेसर और सक्सेसर, देखो सक्सेसर का मतलब होता है आगे आने वाला। सक्सेसर यूज किया जाता है इंग्लिश में, जैसे राजा महाराजाओं के बाद कौन, जैसे कह देते कि चंद्रगुप्त मौर्य का सक्सेसर कौन हुआ है। ठीक है, ऐसे करके सक्सेसर का मतलब होता है आगे जो आया है। ठीक है, मेरे बाद कौन आ रहा है वो। प्रेडिसेसर पीछे कौन था, पहले कौन था। ठीक है, जैसे कह दिया कि सम्राट अशोक के प्रेडिसेसर सम्राट कौन थे या राजा कौन थे, तो उनके फादर थे। ठीक है, बिंदुसार, थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, तो प्रेडिसेसर और सक्सेसर को जान के आप याद रखें, कभी नहीं भूलेंगे इनको फिर आप। अब दोस्तों एक और टॉपिक यहां पे है, मैं सोच रहा हूं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक इस वीडियो में हम फिनिश कर लें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। एक और टॉपिक है आरोही अवरोही, और साथ में जोड़ दिया क्या? क्रम, ऑर्डर। भैया इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग की स्पेलिंग हो गई गलत, ये है डिसेंडिंग। ठीक है दोस्तों, असेंडिंग और डिसेंडिंग। भाई इंग्लिश में इतना ध्यान मत देना भाई, इंग्लिश मेरी बहुत खराब है। और ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक,
तो आप लोग ने मतलब जब से मैथ पढ़ना शुरू किया होगा तो हो सकता है एक दो साल बाद ही ये चीज आपको पढ़ने को मिली है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम। देखो असेंडिंग डिसेंडिंग, देखो आपने इतनी इंग्लिश पढ़ रखी है कि अगर हम डिस करके कोई चीज बोल रहे हैं डिसएडवांटेज, ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा मतलब कमजोर किया जा रहा है, चीजों को कैसा किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, ठीक है, डिस लगा देते हैं। तो हमें यहाँ डिसेंडिंग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, डिसेंडिंग घटना, कम होना, ठीक है। तो डिसेंडिंग जो है दैट इज घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। सभी समझ लो, क्वेश्चन हम एक साथ करने वाले हैं सारे। असेंडिंग का मतलब हुआ बढ़ता हुआ क्रम। अब दोस्तों छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। 73.6, 76.9, 76.8 और 73.4, इसी में हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, इसी में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो दोस्तों सब देखो, बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या होता है कि क्रम बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आनी है। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे छोटी संख्या आनी है। मैं देखने गया था वीडियो चल रही है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो होती है तो कभी कभी मेमोरी बढ़ने के कारण बंद भी हो जाती है। देखिए डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर की हम बात कर रहे थे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। एज लाइक आपने मोबाइल के टावर देखे ना, ये हुई ना बात। अगर हम इस तरफ से जा रहे हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, इस तरफ से आ रहे हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है भाई, याद रखिएगा। तो दोस्तों इनमें अगर हम बात करें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो देखो सबसे छोटी संख्या है 73। अब 73 में भी पॉइंट लगा के लिख रखा है, तो 73.6 है ये, और ये 73.4 है, तो वो छोटी है 73.4। फिर आएगी 73.6, फिर आएगी 76.8 और फिर आएगी 76.9। देखो छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 76.9, 76.8, 73.6 और 73.4, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है। इस तरीके से हम इनको, तो देखिए दोस्तों अब जो हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति के अंतर्गत, वह है अभाज्य संख्या का पता लगाना। किसका पता लगाना? अभाज्य संख्या का। देखिए दोस्तों आपको जैसे पता है छोटी छोटी संख्याएं तो आप लोग खोज लेंगे कि ये भाज्य है, ये अभाज्य है, लेकिन अगर संख्या बड़ी है तो उसको आप कैसे खोजेंगे कि ये भाज्य है, ये अभाज्य है, ये सारी चीजें आप कैसे खोजेंगे, यही चीजें हम इसमें जानने वाले हैं इस वाले अपने टॉपिक में। तो देखिए दोस्तों यहां पर एक तरीका है जो आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक शॉर्ट सा मेथड है जो याद रखना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें पता लगाना है कि 179 जो है वो भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो दोस्तों इसको मैं जिस तरीके से बताऊं आप लोग याद रखें, प्लीज एक बार ध्यान से समझें, इसको याद रखें, बिल्कुल स्किप ना करें। दोस्तों 179 हमें पता लगाना है कि भाज्य है या अभाज्य। तो हम क्या करेंगे, हम 179 से छोटा या इसके बराबर, अगर किसी संख्या के बराबर आ रहा है एग्जैक्ट तो आप बराबर निकाल लें, बड़ा नहीं फिर छोटा ही रहना चाहिए। छोटा एक ऐसा नंबर सोचें जो पूर्ण वर्ग हो, एक ऐसा नंबर सोचें जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब इससे छोटा, ठीक है, एक ऐसा नंबर हो या इसके बराबर हो जो कि पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, पूरा पूरा वर्ग हो, उसका वर्गमूल आप पूरा पूरा निकाल सकें। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ऐसा नंबर होगा, ऐसा जो नंबर हमारे पास आने वाला है दैट इज 169, 169। जो हमारे पास ये जो नंबर आएगा 169, आपको पता होगा कि 169 जो है वो कितने का वर्ग होता है, वो 13 का वर्ग होता है। कितने का? 13 का वर्ग होता है। ठीक है, इजी है, थोड़ा बुक में थोड़ा अलग मेथड दे रखा है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है जो मैं आपको बता रहा हूं वो यही तरीका है। ठीक है, 169 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इससे छोटा एक पूर्ण वर्ग संख्या खोजनी है।
ठीक है, अब देखो 179 जो है ना, 179 इससे छोटी 169 है पूर्ण वर्ग, और इससे बड़ी 196 है। तो मैं जा रहा हूं इसके साथ, मैं आपको अपना मेथड बता रहा हूँ, बुक में इसके साथ दिया गया है। तो भैया 169 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या, और वो संख्या है 13 का वर्ग होती है। अब आपको क्या करके देखना है, 13 और 13 से छोटी, 13 को इंक्लूड करके, जो यहाँ पे संख्या मिल रही है हमें, इसको इंक्लूड करके ये और इससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करो। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो फिर ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है। और डिवाइड नहीं होता है तो ये 100% अभाज्य है। अब 13 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं, अब छोटी वाली भाज्य संख्याएं तो आपको आती हैं। 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं वो तो आपको आती ही हैं। तो 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्या हम यहां लिखते हैं, और 13 को इंक्लूड करके 13, उसके पीछे 11, 7, 5, 3 और 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन संख्याओं से 179 को डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो जाता है तो ये भाज्य होगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो यह डेफिनेटली अभाज्य होगा। तो डिवाइड करके देख लो भाई, इनमें से किसी से ये नहीं कटेगा, किसी से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अतः ये संख्या कैसी है, ये संख्या अभाज्य है। ऐसे ही आप अभाज्य संख्याओं को उठा के चेक कर सकते हैं। आपके मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, करवाऊंगा, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन मेथड ये याद रखना, एक बार और समझा देता हूं। जो नंबर दिया गया है उससे छोटा कोई पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढो, और ये पता करो कि वह कितने का वर्ग है। फिर उस संख्या जितने का वर्ग निकले, जैसे 13 का वर्ग निकला तो 13 को इंक्लूड करके 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो जाता है तो ये भाज्य है, डिवाइड नहीं होता है तो ये अभाज्य है। ये ऐसे चेक होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। अब दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है आज का, वह है जातीय मान और स्थानीय मान। अगला जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, जातीय मान और स्थानीय मान। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो ये चैप्टर भाई, अब वीडियो तो लेंदी होगी क्योंकि चैप्टर बड़ा है। मैंने बोला बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगी, 3-4 घंटे की नहीं होगी। ठीक है, और समेटेगा, एक वीडियो में नहीं समेटेगा। ठीक है, जातीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान, बहुत सरल से टॉपिक है, छोटी छोटी। देखिए दोस्तों, 3, 3, 6 ऐसे करके एक संख्या बना देता हूं, 7। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि दी गई संख्या में 6 का जातीय मान बताओ, फेस वैल्यू, और ये प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए फेस वैल्यू बताओ, 6 की बतानी है तो 6 का आंसर रहेगा 6 ही। फेस वैल्यू संख्या खुद होती है, फेस वैल्यू संख्या खुद होती है, जातीय मान वो संख्या खुद है। जैसे 8 का जातीय मान 8 है, 7 का 7 है, 6 का 6 है, 3 का 3 है। जो संख्या होगी वही उसका जातीय मान होगा। ठीक है, लेकिन प्लेस वैल्यू बदलेगी। आपसे बोला जाए कि 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो भैया 6 कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। दहाई मतलब 10, 6 में 10 का गुणा कर दो फटाक से, 6 ढाई 60। ये रही प्लेस वैल्यू। 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, 3 का प्लेस वैल्यू, 3 कौन से प्लेस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 3 में कितने का गुणा कर दें, 1000 का। देखो, जो संख्या जिस प्लेस पे हो उस संख्या में अपने प्लेस से, उसके प्लेस से गुणा करके जो मान आएगा वह प्लेस वैल्यू होगी। 3 का गुणा किया 1000 में, आ गया 3000। ठीक है, तो ये एकदम छोटा सा टॉपिक, बहुत सरल सा टॉपिक था। यहां 0 का प्लेस वैल्यू बताइए, बता सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बता सकते हैं। 0 जो है गुणा कर दो, कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 से। तो 0 का 100 में गुणा करेंगे तो ये मत गलती करना कि 3 0 लिख दो, यहां हम 1 0 लिखेंगे। 0 का किसी में गुणा करें तो 0 आता है सिर्फ। छोटे बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ही लिख देते हैं 3 0, 4 0, 5 0। 0 का मतलब 0, कोई 3 4 5 0 नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा आज का अगला टॉपिक। जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, स्थानीय मान चार्ट वगैरह आप लोग बना ही लेंगे। ठीक है, स्थानीय मान चार्ट नहीं बना सकते, इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा आज का, दिए गए अंकों से बड़ी और छोटी संख्या बनाना। दिए गए अंकों से, दिए गए अंकों से
बड़ी और छोटी संख्या बनाना। देखो यहां बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है, बस एक गलती होती है छोटी सी। जैसे हमें अंक दे दिए जाए, हमें कुछ अंक दे दिए गए, हमसे बोला इन अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बनाई, सबसे छोटी संख्या दिए गए अंकों से। तो आपने फटाक से 0 उठाया, आपने देखा सबसे छोटा है, लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया। ये आंसर आपका गलत होगा। बस मैं यही बताने के लिए ये टॉपिक मैंने बताया, ये आंसर आपका गलत होगा। देखो जैसे ही आपने 0 को उठा के सबसे आगे रखा, तो यहां अब ये संख्या सिर्फ इतनी रह गई है, 1278। इसमें 0 का कोई रोल ही नहीं है। 0 जो हमारा अंक है वो इंक्लूड ही नहीं हुआ, क्योंकि आगे 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा भी 0 आ रहा हो और छोटी संख्या बतानी हो तो सब 0 के बाद जो सबसे छोटा अंक आ रहा है उसको आगे लिखो, तब 0 लिखो। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबसे बड़ी बनानी हो तो आप इजीली बना सकते हैं, सबसे बड़ी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े अंक को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। लास्ट में 0 रख सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां 0 इंक्लूड हो रहा है, उस तरफ 0 काउंट होता है, इधर 0 काउंट ही नहीं होता है। पता है ये बात आपको? ठीक है, तो ये सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई। तो ये इजी सा टॉपिक था जो कि आप लोग कर सकते थे। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है यहां पर वह है दशमलव स्थानीय मान। दशमलव स्थानीय मान, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, दशमलव स्थानीय मान भी आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। संख्या ये लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि 7 का स्थानीय मान बताओ। इस 7 का देखो बहुत इजी है, याद रखना। दशमलव के इधर जो संख्याएं हैं, जो आप स्थानीय मान निकालते हैं वैसे ही निकाले जाएंगे नॉर्मल, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, याद रखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 जैसे निकालते हैं ना आप स्थानीय मान। जैसे हमने लिखा 236, तो ऐसे निकाल दिया फटाक से। 6 गुणा 1 बराबर 6, 3 गुणा 10 बराबर 30, 3 गुणा 2 गुणा 100 बराबर 200। आपने ऐसे निकालते हैं ना, इस तरफ वाले, वो वैसे ही निकाले जाएंगे। दिक्कत होती है दशमलव के स्थानीय मान निकालने में। तो दोस्तों दशमलव के जस्ट बाद जो अंक आता है उसको बोलते हैं हम 10वां अंक। क्या बोलते हैं? 10वां अंक। ठीक है, ये 7 है 10वां, ये 3 है 100वां, और ये 2 है 1000वां। तो ये हमारे अंक हैं। तो स्थानीय मान इनके कैसे निकलेंगे? जैसे आप 7 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे 7 गुणा 1/10, 7 गुणा 1/10। तो ये 7 का स्थानीय मान हो गया। अब आपको पता है भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, इतना तो आता ही होगा। 7 का गुणा ऊपर होगा 7/10। एक तो ये तरीका हो गया लिखने का। दूसरा, जब नीचे एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव, यानी 0.7। आपसे बोला जाए इस 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 गुणा 1/100, क्योंकि ये 100वें स्थान पर है। ठीक है, सैकड़ा और 100 में यही फर्क है। 100वां स्थान मतलब 100वां हिस्सा होगा, नीचे 100 आएगा बटे में। तो ये हो गया 3/100, यानी 0.03। ऐसे ही आप 1000वें स्थान का निकाल सकते हैं। ये भी एक छोटा सा टॉपिक था जो क्लियर हो गया। 1-2 क्वेश्चन लगाओ, अपने मन से अंक लिखो और लगाओ, मुझसे पूछो। व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सारी चीज पूछ सकते हो। अगला दोस्तों हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है विभाजकता नियम। जो विभाजकता नियम है वो मैं यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा रहा। क्यों? उसका कारण ये है कि भाई विभाजकता नियम पे आप बहुत सारे लेक्चर देख भी चुके होंगे और मैंने भी एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोई फायदा थोड़ी होता है। तो विभाजकता नियम का वीडियो देखिए, यहाँ पे एक थंबनेल छप के आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। ठीक है, उसमें मैं टाइम भी डाल दूंगा कि इतने मिनट से इतने मिनट तक विभाजकता नियम मैंने बताया, आप जाके देख सकते हैं। ओके, विभाजकता नियम पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है दोस्तों, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वह है घात वाली संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना।
और मेरे ख्याल से मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखा है, जहां तक मेरा आइडिया है मेरे ख्याल से मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखा है। देखिए मेरा मानना ये है कि आप बार बार एक ही वीडियो को लेंथी क्यों करें, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको आपका काम आपको समझने से मतलब है ना, आप समझ सकते हैं, उसमें भी समझ सकते हैं, वही चीज मैं यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब बात आती है कि गुणा में प्रश्नों में जो इकाई के अंक होते हैं उसको देखना। ठीक है, गुणा के प्रश्नों में एक इस टाइप से प्रश्न आता है कि 3 6 2 गुणा 7 3 4, ये ऐसे करके लिख दिया उन्होंने, और गुणा 1 2 3 5 6। इसमें इस पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। इनमें आपको क्या करना है, देखिए इकाई का अंक जो आएगा वो इकाई के अंकों की गुणा पर ही आएगा। इकाई के अंकों को जब आप गुणा करेंगे तो उन्हीं से हमें इकाई का अंक मिलेगा। तो इसको और इसको गुणा करो, 2 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 दूनी 72, ये हमारा इकाई का अंक रहा। समझ में आया, इस पूरे गुणनफल में इकाई का अंक 2 ही होगा। तो आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार वीडियो चेक कर लूं तो दोस्तों आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं आप, एक्स वाई जेड, इस पूरे, यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूं, इस पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों एक और छोटा सा ट्रिक होता है इसमें कि जहां भी आपको दिखे 5 और 2 का गुणा हो रहा है वहां इकाई का अंक अपने आप 0 हो गया। क्यों, 5 दूनी 10, अब 10 का 6 में करोगे आके तो 10 का 60, 0 ही आएगा। कितने भी नंबर हो बड़े, पीछे ही 0 आ गया तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि 5 और 2 का गुणा हो गया है। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, जहां एक बार 0 हो गया वहां हमेशा 0 ही आएगा इकाई का अंक। एक बार कैसे भी 0 कर लो, सपोज दैट लिख दिया हमने 7 3 6 इंटू 2 3 5, तो 5 इक्का 30, तो 0 ही आ रहा है। एक और अंक संख्या इसमें अगर हम जोड़ दें तो 5 इक्का 30, देखो इनका कर लिया गुणा हमने, ये 7 और रह गया, तो 7 तिया इसमें 7 का इसमें कर दो, 7 तिया 21, 210, ये 0 आ रहा है, वो 0 नहीं हटेगा। देखो एक बार आराम से समझा देता हूं कि इकाई के अंकों का ही गुणा करना होता है। 5 इक्का 30 सत्ते 210, अंक 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार 0 हो चुका है, यहाँ पे 5 इक्का 30 हो गया था। तो ये टॉपिक भी हमारा छोटा सा था, इजी था। अब दोस्तों यहाँ पे जो बात आ रही है, एक छोटा सा टॉपिक, बहुत इजी सा, एक छोटा सा और इजी सा टॉपिक है, विभिन्न अंकों की कुल संख्याएं। विभिन्न अंकों की कुल संख्याएं। ठीक है, इसमें पूछा क्या जाता है दोस्तों, जैसे हमसे बोल दिया गया दोस्तों कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो ये किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे, इनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाओगे भाई। कि हमसे पूछा गया 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो बहुत ही सरल तरीका है इसका निकालने का। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, उसमें से सबसे छोटी संख्या घटाओ 2 अंकों वाली ही, और इस पूरे में +1 कर दो। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9 8 और +1 यानी 90। कुल कितनी संख्याएं हैं, 90। 3 अंकों की पूछी जाए तो 3 अंकों की सबसे बड़ी कितनी है, 999। माइनस करेंगे 100, 9 9 यहां बचा 8, तो यहां आ जाएगा कितना, 900। 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी, 900 होंगी, क्योंकि यहां एक जोड़ना भी तो था भाई। दोस्तों ये वाला भी इजी टॉपिक था। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिख के आ रहे होंगे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपको याद जरूर रखने हैं ये वाले सूत्र जो स्क्रीन पर लिख के आ रहे हैं, इनको याद कर लीजिएगा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, कहना नहीं सर ने बताए नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर हमारा जो है पूरा समाप्त हो गया है। क्वेश्चंस करने का नंबर आ गया है हमारे पास।
अब जो हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं, बाकी सारी चीजें जो की हैं, उनको यहाँ पे यूज करके अपने ज्ञान का प्रयोग करके सवाल करेंगे। और सवाल जो है हम इस वीडियो में 1-2 सवाल देखेंगे, बाकी अगली वीडियो में बहुत सारे सवाल करने वाले हैं जो आए हुए हैं टेट के एग्जाम्स में। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हम 1-2 जो सवाल करेंगे, उनमें पहला हमारा सवाल है 3 4 0 5 7 2। ये अंक दिए गए हैं और इनसे बनने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कमेंट करके जल्दी बताइए। ऑप्शन में यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं। ऑप्शन हमारे पास है 3 2 4 0 5 7। ये हमारे विकल्प हैं। छोटी बतानी है, छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी कमेंट में बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों, हमारे जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6 अंक हमारे पास दिए गए और 6 ही अंकों की सबसे छोटी पूछी गई है हमसे। तो दोस्तों हम 0 को आगे नहीं रखेंगे, हम 2 को आगे लिखेंगे। मैंने बोला 0 के बाद जो नंबर बड़ा लिख रहा हूं 2, फिर उसके बाद 0, फिर 3 4 5 7, 2 0 3 4 5 7। ये हमारा विकल्प कौन सा है? ये वाला विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके हम देखिए सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। ये एक ही सवाल कराऊंगा आज मैं, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे आज की जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके और अच्छे से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बहुत लेंथी था, चैप्टर बहुत लेंथी था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो पढ़ा है समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार फिर से कह दूं कि जिनको बोरियत फील हो तो वो कृपया करके स्पीड बढ़ा लें, तब भी मजा ना आए तो मैं फिर कुछ कह नहीं सकता। और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। हम हर 2-3 दिन बाद एक वीडियो डालेंगे और आप लोग पढ़ेंगे। ये हमारा थोड़ा सा भविष्य है। भर्ती आएगी तब तक पढ़ेंगे और क्या, मजे लेंगे पढ़ाई के। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।